डायनासोर्स का विकास एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो लाखों वर्षों का समय लेती है और विभिन्न विशेषताओं वाले कई प्रजातियों को शामिल करती है। डायनासोर्स वर अ ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स जो लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक पीरियड में पहली बार दिखे थे। उन्होंने पृथ्वी को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था मेसोजोइक ईरा के लिए, जिसे अक्सर डायनासोर्स का युग कहा जाता है। इस युग को ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में डिवाइड किया जाता है। तो अब हम सभी पीरियड्स के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। पहले ट्रायसिक पीरियड के बारे में जान लेते हैं। ट्रायसिक पीरियड अप्रॉक्स 230 to 200 मिलियन ईयर्स अगो। डायनासोर्स का आगमन। द ट्रायसिक पीरियड मार्क्ड द इमर्जेंस ऑफ डायनासोर्स एज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स। उनके पूर्वज शायद छोटे बाइपीडल आर्चोसॉर्स थे, जो मगरमच्छ और पक्षियों के भी पूर्वज थे। इन अर्ली डायनासोर्स ने आकार, रूप और इकोलॉजिकल नीचेस के हिसाब से धीरे धीरे डाइवर्सिफाइड होना शुरू किया। कुछ अर्लीस्ट नोन डायनासोर्स में हेरेरासोरस और इयोरेप्टर शामिल हैं, जो दोनों कार्निवोरस शिकारी थे। इस समय में पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स आज के समय से अलग थे। लैंड मैसेस को पंगिया कहलाने वाले एक सुपरमहाद्वीप में जोड़ा गया था, जिसने डायनासोर्स के प्रजातियों के प्रसार और विकास पर प्रमुख प्रभाव डाला था। तो अब जुरासिक पीरियड के बारे में जान लेते हैं, जो कि सबसे लंबा पीरियड था। जुरासिक पीरियड अप्रॉक्स 200 to 145 मिलियन ईयर्स अगो। द एज ऑफ जायंट्स जुरासिक काल, जो लगभग 200 से 145 मिलियन वर्ष पहले तक फैला हुआ था, अक्सर डायनासोर्स का गोल्डन एज के रूप में माना जाता है। यह मेसोजोइक ईरा का हिस्सा था, जिसमें कई प्रमुख डायनासोर्स प्रजातियों का विकास हुआ, शेपिंग द लैंडस्केप ऑफ प्री हिस्टोरिक अर्थ। जुरासिक को महत्वपूर्ण जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक चेंजेस के साथ मार्क किया गया था, जिससे विभिन्न प्रकार के डायनासोर्स को फलने का अवसर मिला। तो अब हम जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं। पैंगिया और टेक्टोनिक गतिविधि। जुरासिक काल के दौरान पृथ्वी के महाद्वीप अभी भी पैंगिया नामक सुपरमहाद्वीप में जुड़े हुए थे। हालांकि पैंगिया का विघटन शुरू हो गया था, जिससे भूमि के धीरे धीरे अलग होने का प्रारंभ हुआ। उत्तर में लौरासिया और दक्षिण में गोंडवाना धीरे धीरे अलग होने लगे, जिससे रीजनल क्लाइमेट्स और प्रजातियों का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभावित हुआ। जुरासिक का क्लाइमेट सामान्यतः गर्म और ह्यूमिड था, जिससे पृथ्वी भर में लुश वनस्पति को बढ़ावा मिला। इस क्लाइमेट वेरिएशन ने विभिन्न पौधों और जीव जंतु प्रजातियों के विकास में योगदान किया, जिससे यह प्रभावित हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से डायनासोर समृद्धि कर सकते थे। अब देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ डायनासोर्स क्या है। सॉरोपॉड्स। जुरासिक विशाल लंबे गर्दन वाले सॉरोपॉड डायनासोर्स के होने के लिए प्रसिद्ध है। इन मैसिव हेर्बिवोर्स जैसे कि ब्राकियोसॉरस और अपाटोसॉरस इस पृथ्वी के दृढ़ जुरासिक वनस्पति में उच्च पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी लंबी गर्दनों का उपयोग करते थे। उनका अत्यधिक आकार इसके दौरान उपलब्ध विशाल पौध संसाधनों का प्रमाण था। थेरोपॉड्स। जुरासिक ने थेरोपॉड डायनासोर्स के यथाशीघ्र अधिकार को देखा, जो कार्निवोरस प्रेडेटर्स प्राणी थे। अलोसॉरस, a prominent predator of the time, was a large theropod known for its powerful jaws and sharp teeth. अलोसॉरस अपने पारिस्थितिकी में एक शीर्ष शिकारी था, जो बड़े सॉरोपॉड जैसे हर्बिवोर्स डायनासोर्स का शिकार करता था। स्टीगोसॉर्स एंड अदर हर्बिवोर्स। जुरासिक में विभिन्न हर्बिवोरस डायनासोर्स दिखाई दी गई है, जिसमें प्रसिद्ध स्टेगोसॉर्स भी शामिल थे। स्टेगोसॉरस, जिसमें इसकी पीठ पर लार्ज प्लेट्स की डबल रो और पूंछ के साथ स्पाइक्स आकार था, जो एक हर्बिवोर था और अपने ऊपर होने वाले खतरों से बचने के लिए इनका यूज करता था। कमारासॉरस और ड्रायोसॉरस जैसे अन्य हर्बिवोरस डायनासोर्स जुरासिक काल की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में योगदान करते थे। अर्ली फेदर्ड डायनासोर्स। जुरासिक से पंखेदार डायनासोर्स की खोज डायनासोर्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है, जैसे कि स्केली रेप्टाइल्स के रूप में। आर्कियोप्टेरिक्स जैसे इस प्रकार के अस्थायी ठोसों का प्रमाण प्रदान करते हैं, जिससे यह सुझावित होता है कि थेरोपॉड डायनासोर्स और आधुनिक पक्षियों के बीच संभावित संबंध हो सकता है।
ये जुरासिक के लार्जर डायनासोर्स के सामान्य नहीं थे, लेकिन ये खोजें उन उत्पन्न होने वाली पंखीय प्रजातियों के विकास की संभावनाओं की सूचना देती हैं। तो अब इकोसिस्टम्स एंड हैबिटेट्स की बात करते हैं। फॉरेस्ट्स एंड वेजिटेशन। जुरासिक लैंडस्केप्स की विशेषता थी सुगंधित वनों से भरे जंगल, जिनमें कॉनिफर्स, फर्न्स और साइकड्स द्वारा शासित बना हुआ था। पौधों की प्रचुरता ने हर्बीवोरस डायनासोर्स के लिए प्रचुर पोषण प्रदान किया, जिससे मैसिव सॉरोपॉड्स और अन्य प्लांट ईटिंग स्पीसीज की सफलता में योगदान हुआ। लेक्स एंड रिवर्स। जुरासिक इकोसिस्टम्स में लेक्स और रिवर्स की मौजूदगी को दर्शाने वाले कई फॉसिलाइज्ड ट्रैक्स और एक्वाटिक लाइफ के संकेत हैं। लंबे गर्दन वाले मामेंचिसॉरस जैसे डायनासोर्स ने शायद इन जलस्रोतों का अधिकार किया हो। अपनी लंबी गर्दनों का उपयोग जलवायु वनस्पति तक पहुंचने में करते होंगे। कोस्टल एनवायरनमेंट्स। कोस्टल एनवायरनमेंट्स में विभिन्न प्रजातियों का घर था। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले अवशेष सुझाव देते हैं कि यहाँ ऐसे डायनासोर होते थे जो कथित रूप से टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक लाइफस्टाइल्स के लिए अनुकूल थे। ये कोस्टल एनवायरनमेंट्स शायद डाइवर्स वनस्पति और जीव जंतु की एक विविध श्रृंगारी रखते थे। जुरासिक डायनासोर व्यवहार और अनुकूलन। शिकार करने की रणनीतियां। जुरासिक में थेरोपॉड डायनासोर्स कुशल शिकारी थे, जो अपने शार्प दांत और क्लॉज इस्तेमाल करके शिकार को कैच करने और खा जाने के लिए कार्यशील थे। हर्बीवोरस डायनासोर्स जैसे कि सॉरोपॉड इन मांसाहारी शिकारी के लिए एक सब्सटैंशियल फूड सोर्स प्रदान करते थे। हर्बीवोरस रणनीतियां। हर्बीवोरस डायनासोर्स ने जुरासिक वनस्पति से पोषण तत्वों को निकालने के लिए विभिन्न अनुकूलन विकसित किए। सॉरोपॉड की लंबी गर्दनों ने उन्हें उच्च पत्तियों से खाने की अनुमति दी, जबकि स्टेगोसॉरस जैसे हर्बीवोर्स की विशेषित दांत बौद्धिक सामग्री की प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त थे। सामाजिक व्यवहार। डायनासोर के ट्रैकवेज और फॉसिलाइज्ड एकत्रितियों के सबूत इस इशारे को देते हैं कि कुछ प्रजातियां सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करती थीं, खासकर सॉरोपॉड्स की सुरक्षा के लिए या नए फीडिंग ग्राउंड्स की खोज के लिए समूह में चल सकते थे। कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पेलियोंटोलॉजी। जुरासिक काल ने डायनासोर विकास और पेलियोंटोलॉजी के समझ को रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समय के अवशेषों ने विभिन्न डायनासोर प्रजातियों की शरीर, व्यवहार और इकोलॉजी में मूल्यवान अवलोकन प्रदान किया है। पहले पहचाने गए आर्केओप्टेरिक्स नमूने जैसी प्रमुख खोजें डायनासोर पक्षी संबंध के चलन को बढ़ावा देने में सामर्थ्यपूर्ण योगदान किया है। जुरासिक काल डायनासोर की एवोल्यूशनरी इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग के रूप में उभरता है। विभिन्न इकोसिस्टम्स की विशेषता, जिसमें ऊंचे सॉरोपॉड, भयंकर थेरोपॉड और अद्वितीय हर्बीवोर्स शामिल हैं, इन प्रीहिस्टोरिक प्राणियों की अनुकूलन क्षमता और सहनशीलता को दिखाते हैं। जबकि महाद्वीप लगातार बदलते रहे और क्लाइमेट बदल रहा था, जुरासिक काल के डायनासोर विभिन्न पर्यावरणों में समृद्धि के लिए विकसित हुए, पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में अच्छी तरह का प्रभाव छोड़ते हैं। जुरासिक काल का अध्ययन हमें केवल प्राचीन इकोसिस्टम की समझ में ही नहीं, बल्कि यह भी प्रदान करता है कि कैसे विभिन्न डायनासोर प्रजातियों के राइज एंड फॉल को प्रभावित करने वाले कॉजेज के बारे में महत्वपूर्ण अनुमान प्राप्त किए जा सकते हैं। द फॉसिल्स एंड रेमनेंट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय दीज मैग्निफिसेंट क्रीचर्स के किस्से आज भी साइंटिस्ट्स और हम खुद को प्रभावित करते हैं, एक बीते हुए युग के रहस्यों को खोलते हैं और हमारी पृथ्वी पर एक समय में घूमते थे डायनासोर की असाधारण कहानी को खोलते हैं। अब बात करते हैं क्रिटेशियस पीरियड के बारे में। क्रिटेशियस पीरियड अप्रॉक्स 145 to 66 मिलियन ईयर्स अगो। द फाइनल चैप्टर। क्रिटेशियस काल मेसोजोइक युग का आखिरी और सबसे लंबा सेगमेंट था, एंड इट विटनेस्ड फर्दर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डायनासोर स्पीसीज। कुछ सबसे प्रसिद्ध डायनासोर जैसे कि टिरानोसोरस रेक्स, ट्राइसेराटॉप्स और वेलोसिरैप्टर इस समय जीते थे। टी रेक्स, जो एक बड़े थेरोपॉड्स में से एक थे, एक भयंकर शिकारी थे जिनके पास पावरफुल जॉज एंड शार्प टीथ थे। ट्राइसेराटॉप्स, एक सेराटॉप्सियन डायनासोर, एक हर्बीवोर थे जिनके विशेष 3 हॉर्न्ड स्कल थे। वेलोसिरैप्टर, एक छोटे थेरोपॉड, अपने इंटेलिजेंस के लिए उदाहरणीय थे और शायद उनके पंख होते थे। क्रिटेशियस काल का समापन
एक लार्ज एस्ट्रॉयड और कॉमेट के प्रभाव के साथ एसोसिएट किया गया है, जो मैक्सिको के वर्तमान युकाटान पेनिनसुला में हुआ। ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से लगभग 75% पृथ्वी की प्रजातियों का संरक्षण खत्म हुआ, जिसमें गैर पंखीय डायनासोर शामिल थे। डायनासोर एक्सटिंक्शन एंड द राइज ऑफ मैमल्स। क्रिटेशियस काल के अंत में हुए मैस एक्सटिंक्शन के घटना ने पृथ्वी की इकोसिस्टम्स पर गहरा प्रभाव डाला। गैर पंखीय डायनासोर्स के डिसअपियर हो जाने के साथ, जो मेसोजोइक युग भर में डायनासोर्स के साथ रहे थे, मैमल्स में एक महत्वपूर्ण प्रसार हुआ और डायनासोर्स द्वारा खाली किए गए इकोसिस्टम को भरने का कारण बने। मैमल्स पहले छोटे और अनुपस्थित थे, विभिन्न रूपों में विकसित हुए, नए अवसरों का लाभ उठाते हुए पोस्ट डायनासोर विश्व में। समय के साथ कुछ मैमिलियन लिनिएजेस बड़े रूपों में विकसित हुए और आखिरकार आधुनिक मैमल्स की उत्पत्ति कर दी। लेगेसी ऑफ डायनासोर्स। बर्ड्स एज लिविंग डिनोसोर्स। लोकप्रिय धारणा के खिलाफ सभी डायनासोर्स नष्ट नहीं हुए। छोटे पंख वाले थेरोपॉड्स से विकसित होने वाले पक्षी जीवित डायनासोर के रूप में माने जाते हैं। पक्षी अपने डायनासोर एंसेस्टर्स के साथ कई एनाटॉमिकल और जेनेटिक विशेषताएं साझा करते हैं, जो दोनों समूहों के बीच करीबी परिवारबद्ध रिश्ते को मजबूती देते हैं। पक्षियों का डायनासोर एंसेस्टर्स से होने वाला विकास इस वंश की अनुकूलन और सफलता को प्रमोट करता है। पक्षियों ने विभिन्न रूपों और इकोसिस्टम भूमिकाओं में प्रसार किया है, छोटे से हमिंगबर्ड से शक्तिशाली ईगल तक। निष्कर्ष: डायनासोर का विकास लाखों वर्षों तक होने वाले अद्वितीय अनुकूलन और विविधता की कहानी है। उनकी नम्र शुरुआत से लेकर जुरासिक दिवसों के शासकों और क्रिटेशियस के अंत में हुई अंतिम नाश में, डायनासोर्स ने पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डायनासोर्स का अध्ययन प्राकृतिक प्रक्रियाओं, इकोलॉजिकल डायनामिक्स और विभिन्न प्रजातियों के आपसी संबंधों में मूल्यवान अनुमान प्रदान करता है। एज वी अनकवर मोर फॉसिल्स, प्राचीन डीएनए का विश्लेषण करते हैं और इन प्री हिस्टोरिक प्राणियों के बारे में हमारे नॉलेज को और भी सुधारते हैं, वहां डायनासोर विकास की कहानी वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों को प्रभावित करना जारी रहता है। हमारे प्लैनेट के दूर दराज के कुछ रहस्यों को प्रकाश में डालता है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आगे से मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत आ जाए।